समर 16 क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। दिस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में समर 16 का पेपर है। देखो समर 16 क्वेश्चन नंबर 4, डिजाइन ए स्लैब फॉर रूम 4 मीटर इंटू 4.9 मीटर carrying a lie load is given 2 kilonewton per meter square and floor finish load of 1 kilonewton per meter square. Wall thickness is given 230 mm and FY यानी FCK आपका कितना है, M25 के लिए 25 MPa है and FY it is 500 for FE 500 steel के लिए. Okay, and use load factor is equals to 1.5. Sketch the reinforcement details. Okay, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दैट इज फॉर 13 मार्क्स ओनली. ओके, कितने मार्क्स के लिए है? 13 मार्क्स के लिए गाइस. तो क्वेश्चन लिख लो आप. क्वेश्चन नंबर 1 स्लैब में अपना समर 16, क्वेश्चन नंबर 4 13 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आप लिख लो. सबको दिख रहा है ना? अभी व्हाइट स्क्रीन नहीं है ना? यश यश ओके. ओके ना, लिख लो गाइस क्वेश्चन. क्या आपने लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख लिया होगा, उसके बाद बताओ, पूरा पूरा क्वेश्चन लिख लो और बताओ. हो गया गाइस लिख के? ओके, so now I'm stop this presentation. Okay, room size is given guys. Summer 16 question number 4 13 marks. Okay, given room size is given 4 meter and what is alba guys? 9.5 meter. So that is inner distance is given. Okay, inner distance is given. This inner distance is 4 meter and this inner distance is 9.5 meter. You have given 230 mm of wall जहां पे ये सपोर्टेड है. टू 230 mm वॉल. देखिए क्या, देखिए ब्रिक वॉल इज गिवन 230 mm जिसके ऊपर ये सपोर्टेड है. ओके, इस पे लाइन लोड कितना देखिए गाइस? Okay, 2 kilonewton per meter square lie load is given. Then 1 kilonewton per meter square floor finish is given. FF 1 kilonewton per meter square floor finish is given. Okay, that lie load comes from IS 875 part 1. IS 875 part 1 से आया है. Okay, 875 part 1 से, part 2 से सॉरी. lie load it is from part 2. Floor finish it is from IS 875 पार्ट 1. डेड लोड के लिए पार्ट 1 अपन यूज करेंगे, लाई लोड के लिए पार्ट 2 हम यूज करेंगे. तो डेड फ्लोर फिनिश में ना डेड लोड में आता और लाई लोड इट इज नथिंग बट यानी जो भी लाई लोड है, जो भी यानी फिक्स नहीं रहेगा, लोड एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, उसको अपन लाई लोड बोलेंगे. तो वो लाई लोड आपका हमेशा कहां में आएगा?
पार्ट 2 में आएगा। IS 875 पार्ट 2 में आएगा। IS 875 पार्ट 2 में आएगा। ओके ओके, देन नेक्स्ट अगेन क्या देखे, कुछ देखे क्या, अगेन स्लैब थिकनेस अगेन कुछ ऐसे कुछ देखे, कुछ भी देखे नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली इतनी रूम देखे हैं 4 मीटर बाय 9.5 मीटर, तो आपको क्या करना है, स्लैब डिजाइन करना है। FCK देखे हैं 25 एंड FY 500। ओके तो सबसे पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, जब भी डिजाइन करेंगे तब स्टेप नंबर 1 इसमें गिवन में ही आपको पता चलने को ना कि ये 2 वे स्लैब है या 1 वे स्लैब है। LY by LX, अभी LY मेरा अभी क्या है, दैट इज माय LY, बड़ी लेंथ ग्रेटर लेंथ ऑलवेज LY एंड शॉर्टर लेंथ इट इज ऑलवेज LX। LY by LX आपका क्या है यहाँ पे, LY by LX टाइप ऑफ स्लैब, LY by LX 9.5 divided by 4, how much guys? 2.375 is greater than 2, hence 1 वे स्लैब। और आपके सिलेबस में 2 वे स्लैब है ही नहीं, आपके सिलेबस में क्या है, 1 वे स्लैब का डिजाइनिंग है, ओनली 1 वे स्लैब का डिजाइनिंग है, तो 1 वे स्लैब ही आपको डिजाइन करना है। तो अभी गाइस ये हो गया मेरा 1 वे स्लैब के लिए सबसे पहले। अब ये मेरा कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इट इज सिंपली सपोर्टेड स्लैब। ऐसी कुछ गिवन है क्या आपके क्वेश्चन में, इट इज एनी गिवन अबाउट इन क्वेश्चन, फिक्स स्लैब है या सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, कुछ देखिए क्या, देखो लिखा है ना आपने पूरा क्वेश्चन, कुछ देखिएगा गाइस, कंटीन्यूअस स्लैब है या सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ऐसे कुछ देखिए क्या, नहीं, तो लेट अस अज्यूम सिंपली सपोर्टेड स्लैब, क्योंकि आपके बीम्स के ऊपर भी नहीं है, वो आप बीम नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये दैट इज 230 mm वॉल, ये वॉल है आपकी, ये क्या है, वॉल है, वॉल के ऊपर आ रहा है। ओके सो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसका ही एक LY और LX मुझे सेंटर टू सेंटर चाहिए, सेंटर टू सेंटर लाइन मुझे चाहिए, तो वो मुझे मैं डायमेंशंस में लूंगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, दैट स्टेप इज गिवन। ओके स्टेप नंबर 1 डिजाइन कॉस्ट, गिवन में ही आपको पता चलने को ना कि कौन सा स्लैब है। ओके कौन सा स्लैब है ये आपको गिवन में ही पता चलने को। डिजाइन कॉन्स्टेंट इट इज इक्वल्स टू FCK 20 MPa 25 MPa for FE, sorry, for M25 concrete and FY 500 MPa for FE 500 torque steel, और FE 500 स्टील भी लिख सकते हैं, did not put here torque but torque steel है करके हमने torque steel लिखा। स्टेप नंबर 2, बीम के स्टेप के जैसी ही इसके भी स्टेप्स है, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं, बट द लिटिल चेंजेस हियर कि आपको जो आप जो ये लेते थे DL/10 लेते थे, यहाँ पे L/10 ना लेते हुए यहाँ पे अपने को 37 पेज नंबर से जाना है। सो देखिए स्टेप नंबर 2 गाइस, स्टेप नंबर 2 इट इज ट्रायल डायमेंशंस। ट्रायल डायमेंशंस, फर्स्ट इफेक्टिव लेंथ,
L effective. Page number, guys. Clause number 22.2. What is the page number? Clause number 22.2 पे आपका IS कोड में देखिए. What is page number? 37. 33 ना? 37 है ना सर? 33. 37 डेप्थ के लिए जाएंगे हम. ओके, 33 है. देखो IS कोड जेरॉक्स नहीं निकालेगा तुमने अभी तक. IS कोड जेरॉक्स निकालो करके कितने बार बोला मैंने तुमको? 34 है. 34 है क्या? 34 वर है, ठीक है. 34 वर है. 33 वर है, 34 वर. क्या देखिए 34 पे? बीम के लिए तो अभी तक अपन ने देखा, वही स्लैब के लिए देखे हैं. देखते हैं अपन फिर से कि क्या देखे है करके. 1 मिनट. Okay, 34. See here guys, 34 दिख रहा है सबको? आइस कोड प्रेजेंट हो रहा है क्या सबको? आइस कोड देखो यहाँ पे क्या बोला है? इफेक्टिव स्पैन इज नथिंग बट इफेक्टिव लेंथ. ओके, सिंपली सपोर्ट बीम और स्लैब. बीम के लिए अभी तक हमने लिया, वही आपको स्लैब के लिए लेना है. द इफेक्टिव स्पैन ऑफ मेंबर दैट इज नॉट बिल्ड इंटीग्रेटली, यानी इंटीग्रेटली नहीं है, यानी क्या है? सिंपली सपोर्ट है. आप दोनों को एक साथ कास्ट नहीं कर रहे, सिंपली सपोर्टरी रख रहे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बिल्ड इंटीग्रेटली अपन बोलेंगे अगर एक साथ कास्ट कर रहे. तो अगर नहीं कर रहे, सिंपली सपोर्ट है, तो नॉट बिल्ड इंटीग्रेटली अपन इसको बोलेंगे. क्योंकि विथ इट्स support shall be taken as clear span plus effective depth of slab or center to center or beam, slab or beam, or center to center of the support or clear span plus D. यही आपको लेना है. तो अभी आपने डेप्थ लिया है क्या गाइस? डेप्थ तो आपने लिया नहीं है. ओके, डेप्थ तो आपने लिया नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहला अपना इफेक्टिव, ये क्या रहेगा? बोर्ड पे आओ फिर से. ओके, हेलो सर. हाँ बोलो. सर एग्जाम में ये पेज नंबर, क्लॉज नंबर लिखना पड़ता है क्या? या इसीलिए तो लिख के दे रहा हूँ. क्यों, आपको डाउट था कि? हाँ, और एक चीज, कल मुझे दानिश ने जो क्वेश्चन किया कि ये इतना बड़ा आंसर अपन लेके जा सकते थे. यस, आपको लेके जाना है.
आपको कैसे पता है कि आप ये आईएस कोड यानी लेके नहीं जा सकते वगैरह, आप ये सोच ही नहीं सकते। आपको आपको ये आईएस कोड टोटली लेके जाना है। आईएस कोड आपको हेल्प करेगा कि डिजाइन किस तरह करना है। आईएस कोड में जो भी बातें है वो पूरी एक्सपेरिमेंट करने के बाद की बातें वहां पे क्लॉजेस में लिखी गई, यानी उसके ऊपर बहुत सारे थीसिस पब्लिश हुए, उसके बाद अपना आईएस कोड पब्लिश हुआ। पहले रिजल्ट्स निकाले उन्होंने, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसके रिजल्ट्स निकाले, उसके रिजल्ट गैदरिंग किए, उसके रिजल्ट गैदरिंग करने के बाद फिर उसको क्या किया कि उसमें से जो भी रिजल्ट्स आए वो गैदर किए और वो रिजल्ट्स आपके आईएस कोड में डाले और आपको डायरेक्टली दे दिया कि आप ये आईएस कोड से यूज करके आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये आईएस कोड आपको एग्जाम में लेके जाना है, एग्जाम में लेके जाना है। और एग्जाम में आप लेके जाओगे तो ये क्लॉज मेरा कहां से, यानी ये पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे है वो आपको लिखना है, यानी ये इस तरह आप लिखोगे। तो अब मैं पेज नंबर लिख रहा तो मैं आईएस कोड क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको अलाउ कौन सा आईएस कोड है, आईएस 456, तो वो समझ जाएंगे कि आईएस 456 है। नहीं तो यहां पे भी लिखना पड़ता आईएस 456 2000 से मैं ले रहा है, आईएस 456 2000 से मैं ले रहा करके आपको यहां पे भी लिखना पड़ता है। समझे क्या गाइस? आईएस 456 2000 से लेने करके ये आपको लिखना पड़ता वहां पर। ओके, उसके अभी आपको आपके इसमें आईएस 456 2000 ही है, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं, सिर्फ क्लॉजेस लिख रहे हैं। ओके, तो अभी देखो अभी यहाँ पे पहला क्लॉज क्या देखिए, ए क्या देखिए है कि एल इफेक्टिव इज इक्वल टू clear span. Clear span is nothing but inner span, it is nothing but clear span. और सपोर्ट क्या है इसका, ये सपोर्ट है 230 mm 230 mm, इट इज सपोर्ट। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, तो वो क्या रहेगा आपका क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इट इज योर एल इफेक्टिव। ये कहां पे देखिए, ये क्लॉज नंबर पे देखिए। और एल इफेक्टिव इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर span, center to center span, center to center from the support। ओके, सपोर्ट से सेंटर टू सेंटर आप बोल सकते हैं। तो सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए किस तरह निकालना पड़ेगा आपको, ये तो आपको इफेक्टिव डेप्थ तो आपको नहीं पता, आपने लिए नहीं तो कहां से पता चलेगा, वो तो अपन बाद में निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ये तो निकाल सकते हैं। तो ये किस तरह निकलेगा, और हमेशा एल एक्स वाला लेना है, एल वाई वाला नहीं लेना। क्यों क्यों नहीं लेना, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि बेंडिंग अलोंग इन कौन सा डायरेक्शन में हो रही, एक्स डायरेक्शन में, फोल्ड कैसे हो रहा, एक्स डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा, तो इसलिए फोल्डिंग अगर ये एक्स डायरेक्शन में हो रही तो मैं रेनफोर्समेंट मेन रेनफोर्समेंट कौन से डायरेक्शन में डालूंगा, इन एक्स डायरेक्शन में डालूंगा, मेन रेनफोर्समेंट मेरे एक्स डायरेक्शन में डालता हूं, तो इसीलिए मैं क्या लूंगा, ऑलवेज एलएक्स लूंगा, एलएक्स निकालूंगा। एल बाय नहीं भी निकाला, इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन नहीं भी निकाला तो भी चलेगा, और निकाला तो भी चलेगा। ओके, बिकॉज़ ऑफ अपन जो मेन रेनफोर्समेंट है वो अपन एलएक्स डायरेक्शन में डाल रहे हैं, एलएक्स डायरेक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, एलवाई डायरेक्शन के लिए नहीं भी चेक किया तो भी चलेगा। ओके, टू वे स्लैब में आपको एलएक्स और एलवाई दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों निकालने पड़ेंगे। ओके, टू वे स्लैब के लिए, बट वन वे स्लैब के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सिर्फ एलएक्स इज रिक्वायर्ड। तो देखो गाइस, आपको सेंटर टू सेंटर यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल सेंटर टू सेंटर, एल सेंटर टू सेंटर। ओके, दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ। तो ये आपका अभी कितना देखिए, 4.5 मीटर देखिए, सॉरी 4 मीटर देखिए, 4 मीटर देखिए, और ये कितना देखिए आपको, दिस इज गाइस 0.23। why? because of this 230 mm is nothing but 0.23 meter। so क्या हो गया, L50 is equals to 4 plus 0.23 by 2 इसका सेंटर प्लस 0.23 by 2 इधर का सेंटर,
यानी ये क्या हो गया आपका एल इफेक्टिव हो गया, कितना हो गया 4.23 मीटर, 4.23 मीटर। एल वाई निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर निकालना है तो आप निकाल के रख सकते हैं। ओके, सो मैं क्या करता कि मैंने ये एल एक्स एक्सिस के लिए निकाल लिया, तो ये मेरा एल इफेक्टिव लेंथ इन एक्स एक्सिस हो गया। एल इफेक्टिव लेंथ इन मैं वाई एक्सिस के लिए निकाल सकता हूं। तो वाई एक्सिस के लिए क्या रहेगा गाइस, वाई एक्सिस को अपन इस तरह कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। या फिर इसके नीचे भी निकाल सकते हैं आप, में अगर उधर जगह नहीं होगी तो इसके नीचे भी निकाल सकते हैं। सपोज दिस इज सपोर्ट, लेकिन आपको ऐसे दिखेगा स्लैब आपका नहीं, आपको किस तरह दिखेगा, आपको 1 मिनट, बैटरी इज अबाउट टू, आपको ये पोर्शन अगर आप ऐसी हॉरिजॉन्टल दिख रहे तो ये प्लेन पे है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल दिखेगा, इसलिए आप हॉरिजॉन्टली बनाओ। दैट इज 9.5 मीटर L1, दैट इज Lx, ये भी आप निकाल के रख सकते हैं। सेंटर सेंटर Lx सेंटर सेंटर L1 effective is equals to 9 plus 0.23 by 2 plus 0.23 by 2, कहां से कहां तक गाइस, दिस इज L effective, यानी 9.5 है ना, 9.5, so 9.73 मीटर गाइस, 9.73 मीटर, that is L1 effective, but we did not require this, we required this only, okay, लेकिन आपको दोनों इसके लिए सेंटर टू सेंटर अगर निकाल के रखा तो इट इज बेटर। नेक्स्ट, क्योंकि ये आपको सामने भी आरसीसी 2 में आपको निकालना है, आरसीसी 2 में ये स्टेप आपको करना है, आरसीसी 1 में इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्या है गाइस, नेक्स्ट इट इज बेंडिंग नेचर। अभी आपका कहां पे हो रहा है, एक्स पे हो रहा, बेंडिंग आपका कहां पे हो रहा, बेंड कहां पे हो रहा, मेरा स्लैब फोल्ड कहां पे हो रहा, एक्स पे फोल्ड हो रहा, कहां पे फोल्ड हो रहा, एक्स एक्सिस पे फोल्ड हो रहा, इस तरह फोल्ड हो रहा। ओके, तो मुझे डेप्थ ऑफ द बीम के लिए Lx ही सेंटर टू सेंटर लेना पड़ेगा, Lx ही सेंटर टू सेंटर लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, इफेक्टिव डेप्थ, पेज नंबर 37। अब यहाँ पे पेज नंबर 37 से लेना है। बीम में अपन क्या लेते थे, L सेंटर टू सेंटर डिवाइड बाय 10 लेते थे, यहाँ पे मुझे कहाँ पे लेना है, पेज नंबर 37 से लेना। आओ गाइस पेज नंबर 37 पे जाते हैं, पेज नंबर 37। देखो यहाँ पे अपन पेज नंबर 37 पे है, यहाँ से अपन ने टीबी में एल्यूमिनियम के फॉर्मूलेस देखे। यहाँ पे थोड़ा नीचे आओ तो तुमको हेडिंग क्या दिख रहा गाइस, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी क्या कि आपका स्लैब डिफ्लेक्ट नहीं होने को ना, इसके लिए मिनिमम डेप्थ कितनी रहने को ना, ये आपको ये क्लॉजेस में देखिए। ओके, ये क्लॉजेस में आपको देखिए डिफ्लेक्शन आपका कंट्रोल रहने को ना। ओके, देन उसके लिए आपकी लिमिट देखे है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में जनरली बी assumed to be satisfied provided that the slab to depth ratio guys, of slab to depth ratio not greater than the value obtained below,
अब स्लैब टू डेप्थ रेशियो बोला है ना, स्लैब टू डेप्थ रेशियो बोला है ना गाइस। तो स्लैब टू डेप्थ रेशियो के लिए नीचे देखो बेसिक वैल्यू देखिए, आपको क्या देखिए, इट इज बेसिक वैल्यू। अब आपको ये एबीसीडी समझना पड़ेगा, यानी आपको बेटर रहेगा, एबीसीडी समझोगे तो बेटर रहेगा, एबीसीडी नहीं समझेंगे तो बेटर नहीं रहेगा। ओके, 1 मिनट। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज। सो गाइस देखो, ए क्या बोलता है आपका, ए ये बोलता है कि बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे हेडिंग बोर्ड पे, इफेक्टिव डेप्थ वाली हेडिंग ली। ओके, इफेक्टिव डेप्थ, नहीं तो मैं हरदम क्या लेता था, इफेक्टिव डेप्थ मैं डायरेक्टली यानी डी निकाल के फिर इफेक्टिव डेप्थ निकालता था। ओके, सो इफेक्टिव डेप्थ मैंने डायरेक्टली अभी लिया है, इफेक्टिव डेप्थ मेरी क्या है अभी, दैट इज नथिंग बट, इफेक्टिव डेप्थ इज नथिंग बट span to effective depth ratio, it is nothing but a basic value। तो कैंटिलीवर के लिए 7 है, कैंटिलीवर के लिए 7 है, सिंपली सपोर्ट के लिए 20 है, एंड कंटिन्यूअस के लिए 26 है। तो ये आपके बीम में भी ले सकते हैं आप, और आप आपके स्लैब में भी ले सकते हैं, दोनों जगह ले सकते हैं, बीम के लिए भी ले सकते हैं, स्लैब के लिए भी ले सकते हैं। अभी गाइस मेरा जो एलवाई है वो एलवाई कितना है, 9.5 है, वो मेरा 10 मीटर से ज्यादा है क्या, 10 मीटर से कम है गाइस, है ना, दिख रहा है ना सबको, ये फाइल दिख रही ना, आईएस कोड दिख रहा है ना सबको, प्रेजेंट स्क्रीन। ओके, सो आपका जो भी ये 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर के नीचे के लिए, अप टू 10 मीटर स्पैन के लिए आप बेसिक वैल्यू लो। अब 10 मीटर के ऊपर चले गया तो आप बी पे आओगे, क्या करोगे आप, फॉर स्पैन above 10 meter the value in a may be multiplied by, यानी अगर 10 मीटर के ऊपर चले गया तो वैल्यू 10 मीटर के ऊपर चले जाने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 बाय स्पैन इनटू इन मीटर्स, यानी आप 10 डिवाइड बाय स्पैन कर दोगे, यानी 10 डिवाइड बाय, सपोज आपका अभी 9.5 है मेरा, तो मेरा कितना रहता था, अगर 11 रहता था, 12 रहता था, तो मैं मल्टीप्लीकेशन करता था 10 डिवाइड बाय 12, ये जो भी वैल्यू निकलती थी मेरी यहाँ पे इससे, ये क्या है, 20 का की वैल्यू है, 20 इज नथिंग बट द स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ, इसका रेशियो है स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ। अब आपका स्पैन कौन सा रहेगा, स्पैन इज नथिंग बट अ सेंटर टू सेंटर स्पैन। अब स्पैन कौन सा रहेगा गाइस, सेंटर टू सेंटर स्पैन रहेगा। ओके, अगेन अब सी डी, अब डी क्या है, यानी सी क्या है और डी क्या है, देखो गाइस, डी यानी सी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ स्ट्रेस, ऑफ स्टील फॉर reinforcement, the values A and B shall be modified, यानी अभी और A और B को आपको क्या इंटू करना है, क्या मॉडिफाई करना है, C से आप इंटू कर दोगे, that is nothing but a shall be modified by multiplying with the modification factor, that modification factor is obtained from figure 4। अब गाइस ये मॉडिफिकेशन फैक्टर भी आपको एज्यूम करना है, काय के लिए एज्यूम, यानी क्या लेना है, कहां से लेना है आपको लेना है फिगर नंबर 4 से लेना है। क्यों लेना है मॉडिफिकेशन फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर टेंसाइल रेइंफोर्समेंट, स्ट्रेस ऑफ स्टील ऑफ टेंसाइल रेइंफोर्समेंट के लिए आपको क्या लेना है, मॉडिफिकेशन फैक्टर लेना। सो अभी टेंसाइल रेइंफोर्समेंट, तो अभी मेरे जो भी स्लैब है, वन वे स्लैब में टेंसाइल रेइंफोर्समेंट ही रहेंगे, कंप्रेशन रेइंफोर्समेंट नहीं आएंगे, ये कंप्रेशन रेइंफोर्समेंट के लिए है बात में। या आपको कंप्रेशन रेइंफोर्समेंट कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको कॉलम्स में मैं जो फुटिंग के लिए डिजाइन करूंगा, फिक्स फुटिंग के लिए वगैरह, तब आपको मिलेंगे, और टू वे स्लैब में मिलेंगे, ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ए बी सी डी जो बोल रहे हैं अपन। तो अभी फिगर नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। फिगर नंबर 4 क्या है, फिगर नंबर 4 इज दिस गाइस, यहां से अपन मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या देखिए यहाँ पे नीचे, व्हाट द फॉर्मूला इज गिवन गाइस,
Area of cross section steel required. डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील प्रोवाइडेड। क्या आपने अभी तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील रिक्वायर्ड पता किया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील रिक्वायर्ड निकाला है? नहीं। अरे अपन ने डेप्थ ही नहीं निकाला तो अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड अपने को पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर में एज्यूम करूंगा ऑलवेज 1.5 काय के बीच में, इन बिटवीन ऑफ 0.2 टू 0.6 1.5 में एज्यूम करूंगा, और दैट इज एफएस। अब एफएस क्या है मेरा? एफएस इज इक्वल्स टू ये जो भी आएगा दैट एफएस इज इक्वल्स टू, अगर आप थोड़ा इसको एनलार्ज कर दे तो दैट इज नथिंग बट एफएस। ये यहाँ पे एस गायब हो चुका, तो एफएस इज इक्वल्स टू 0.58 अंडर रूट ऑफ एफवाई इनटू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड और डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो यहाँ से आपको एफएस मिलेगा। एफएस से आपको क्या मिल जाएगा? आपने जो भी परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील प्रोवाइड किया है उसको अपन करके क्या मिल जाएगा आपको? मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल जाएगा एक्चुअल में। तो इससे अपन डिफ्लेक्शन चेक करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे जब भी मैं स्लैब डिजाइन करूंगा तो मुझे बेसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर 10 मीटर के ऊपर है तो मुझे 10 बाय स्पैन इनटू करना पड़ेगा। 10 मीटर के ऊपर नहीं है तो मैं बी नहीं लूंगा, और मुझे मॉडिफिकेशन फैक्टर एज्यूम करना पड़ेगा ऑलवेज। कितना एज्यूम करना पड़ेगा? 1.5। तो फॉर्मूला क्या हो गया गाइस? आप बोर्ड पे देखते हैं। ये समझा क्या आपको? नहीं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत ऊपर से गया होगा तो भी आप बोर्ड पे देखो। मैं फिर से यहाँ पे आता और आपको समझाता। मैं बहुत स्लो जाने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपको समझने को ना, ये बेसिक्स है। बेसिक्स आपको समझने का, अगर बेसिक्स आपको समझ गया तो बाकी आपको स्लैब में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ओके ओके गाइस, 1 मिनट, स्टॉप प्रेजेंटेशन नाउ, सी ऑन द बोर्ड। ओके, सो आपने क्या देखा? आपने देखा बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू आपने देखा, तो बेसिक वैल्यू क्या है? तो अगर आपको डी निकालना है, डेप्थ निकालना है, तो बेसिक वैल्यू क्या बोलता है? बेसिक वैल्यू दैट 20 इज इक्वल टू, कैसे निकाल रहे हैं आप? पेज नंबर 37। क्लॉज नंबर क्या था गाइस? कोई बता सकता है किसी के पास? अगर ये है तो क्लॉज नंबर, वो जो अपन ने देखा था अभी बेसिक वैल्यू वाला, उसका क्लॉज नंबर क्या है? बेसिक वैल्यू तो ऊपर वाला। व्हाट इज द क्लॉज नंबर गाइस? 23.2.1. 23.2.1। 23.2.1 ये क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको अगर डी निकालना है तो बेसिक वैल्यू क्या है आपकी? बेसिक वैल्यू इज योर, बेसिक वैल्यू इज योर, व्हाट इज बेसिक वैल्यू गाइस? स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ। इसको अपने को क्या मॉडिफाई करना है? इसको अपने को इनटू, ये ए हो गया मेरा, देन बी, देन सी, देन डी, ए बी सी डी इनटू करना है। ए बी सी डी इनटू करना है, ए बी सी डी इनटू करना है। तो ए बी सी डी में पता चल रहा है ये क्या है मेरा? ए। तो अब मैं ए बी सी डी इनटू करता, तो बी मेरा अगर 10 मीटर के ऊपर है तो ही लूंगा। इफ स्पैन ग्रेटर दैन 10 मीटर्स अगर है तो ही मैं क्या लूंगा? बी लूंगा। ये क्या है मेरा? एमएफ, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन। ये क्या है? मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन। ओके, तो बेसिक वैल्यू है, तो बेसिक वैल्यू इज इक्वल टू 20। सो 20 को मैं इधर लेके जा सकता हूं, बेसिक वैल्यू को नीचे लेके आ सकता है, यानी इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्पैन क्या हो जाएगा आपका? इफेक्टिव, देखो बेसिक वैल्यू को ही ये सब इंटू किया है इन्होंने, तो बेसिक वैल्यू को ही इंटू किया है, तो बेसिक वैल्यू को आप नीचे ला सकते हैं और इफेक्टिव स्पैन को, इफेक्टिव डेप्थ को आप ऊपर ले सकते हैं। तो इफेक्टिव स्पैन नहीं, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ मेंबर ऑफ स्लैब is equals to span, so span is nothing but effective span guys, divided by effective span कौन सा रहेगा? center to center। ओके, effective span divided by basic value। ये बेसिक हो गया, बेसिक वैल्यू
इनटू बी, बी मैंने बताया क्या है, इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो बी अभी अपने एग्जाम में अपने इसमें है ही, तो इसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर एज्यूम, एज्यूम 1.5, ये मुझे एज्यूम करना है। क्यों? मुझे मेरे पास एएसटी नहीं है, और मेरे पास एएसटी नहीं है और एएससी नहीं है, एएसटी प्रोवाइडेड नहीं है, एएसटी रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। तो अभी देखो, अभी इफेक्टिव स्पैन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएंगे इसमें, और मैं बी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा स्पैन 9.5 मीटर है, 9.5 मीटर के ऊपर नहीं है, इसलिए मैं क्या ले रहा, इसलिए मैं बी नहीं ले रहा, वैसे मॉडिफिकेशन फैक्टर ले रहा हूं। मैं कंप्रेशन में सी प्रोवाइड नहीं करने वाला, मेरा सिर्फ और सिर्फ टेंशन स्केल रहेगा, इसलिए मैं डी भी नहीं ले रहा। तो बी एंड डी कैंसिल, तो बचा क्या, सी बचा। तो सी क्या बोलता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर फिगर नंबर 4 से अपने को लेना। ओके, तो मैं एज्यूम कर दिया मॉडिफिकेशन फैक्टर पहले से फिगर नंबर 4 वाला 1.5। ओके, सो इफेक्टिव डेप्थ, किसी को कॉर्नर का दिख नहीं रहा है, किसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बताओ। ये एलएक्स ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स रहेगा, इफेक्टिव एक्स स्पैन। ओके, तो 4230 सॉरी 4230 दैट इज इन mm डिवाइड बाय बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू क्या है सिंपली सपोर्ट के लिए, बेसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू 20 गाइस। बेसिक वैल्यू फॉर सिंपली सपोर्ट, बेसिक वैल्यू फॉर सिंपली सपोर्ट देके है आपको कंटीन्यूअस के लिए कितना देंगे, 26, एंड कैंटिलीवर के लिए वहां पे देखिए, कैंटिलीवर के लिए गाइस 7। 7. ओके, तो कंटीन्यूअस अपना कौन सा है, सिंपली सपोर्ट में है, इसलिए मैं क्या लूंगा, डिवाइड बाय 20 इनटू बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 1.5। व्हाट इज माय इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, व्हाट इज माय इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, दैट इज मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये आपका L सेंटर टू सेंटर x डायरेक्शन वाला, 317.25. हाँ 317.25. 317.25, बाप रे 317.25, इतना आपका क्या निकला, इतनी डेप्थ निकली आपकी 317.25, सही में। 1 मिनट गाइस, into 1.5, एक मिनट, ज्यादा निकला है। क्या देखिए, फिर से अपन यहाँ पे आते हैं, ये मत लिखो आप, एक मिनट, फिर से अपन पेज नंबर 37 पे आते हैं गाइस, क्योंकि आपको पेज नंबर 37 फिर से मुझे बताना पड़ेगा। स्पैन देखो क्या देखे, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन, इफेक्टिव डेप्थ
स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो आपको देखिए 20, यानी स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो देखिए आपको 20, ओके। स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो आपको देखिए 20, तो ये 20 देखिए, और ये 20 को आपको, ये जो यहाँ पे है स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो आपको क्या देखिए 20 देखिए, ये 20 को आपको क्या इंटू करना है, मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटू करना है। मैंने क्या है, काय को कर डाला, ये 20 को आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटू करना है, बेसिक वैल्यू को आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर करना है इंटू, मैंने यहाँ पे कर डाला, ओके। तो इसके वजह से आपका जो आंसर था वो गलत निकला, ओके। सो मॉडिफिकेशन फैक्टर यानी क्या रहेगा आपका, काय के लिए इंटू रहेगा गाइस 10, अगेन बता दो आप पूरा पूरा, ये बराबर है ABCD, तो ये ABCD भी आप बेटा, ABCD भी फिर से बेटा मैं आपको फिर से बताता हूं सर हा प्रॉब्लेम होता है क्या सर का बरा क्लास है सर किती वाजता 10:40 झाला का टायमिंग 10:42 झाला ओके ओके ठीक आहे ना, काय हरकत नाही, मी इथून उद्या घेतो, ठीक है ठीक है, कर लेते गाइस, कोई दिक्कत नहीं।